dearest Dr. Anik Ejaz from across the pond. How are you, my brother? I'm good, my dearest Khan Sahab. How are you doing? ग्रेट जबरदस्त डॉक्टर साहब कल आपने बड़ा डराया और कल आपके आपकी आपने जो चीज़ें बताई थी उनको लेके आई वेंट इनटू a bit of a rabbit hole with regards to digital autism. It was scary, it was dystopian, lekin I stopped myself and I was like, better to let the expert take this one. uh, डॉक्टर साहब बिफोर टॉकिंग अबाउट रेमेडीज आई थिंक हमें प्रॉब्लम डिस्कस कर लेना चाहिए। मेरा मुद्दा सारे में ये है कि वो किसी भी मसले को हल करने का जो पहला स्टेप होता है वो मसले को आइडेंटिफाई करना होता है। एंड आई रियली 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 फील लाइक आई नो कि हमारी ऑडियंस इस वक्त नॉन एग्जिस्टेंट है, बट आई थिंक दिस इज अ टॉपिक दैट कैन रीच अ लॉट ऑफ पीपल, शुड रीच अ लॉट ऑफ पीपल। और स्पेशली फ्रॉम समवन जो कि अपना कोर्स नहीं बेच रहा, स्पेशली फ्रॉम समवन जिसने ई बुक अपनी लिंक इन बायो में नहीं दी हुई, ठीक है। A person like you who's a young father, a young parent, who's very concerned about these topics, I think a perspective like that is far more valuable than people actually realize. डॉक्टर साहब आज जिस चीज़ पे मैं फोकस करना चाह रहा हूँ वो है, चलो डिजिटल ऑटिज्म हमें समझ आ गया वो क्या है, बट व्हाट आर द एक्चुअल ramifications of an induced digital autism in an entire generation? वो क्या होता है वो तो हमें समझ आ गई, बट उसके असरात क्या हैं? किस तरह वो एक बच्चे की ग्रोथ को हिंडर कर सकते हैं टीन एज में, और एज अ यंग एडल्ट उस बच्चे से क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? व्हाट आर द न्यूरोलॉजिकल साइड इफेक्ट्स? क्या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और इन सारी चीज़ों में उसके क्या असरात होते हैं? आई थिंक बिफोर टॉकिंग अबाउट how we can rectify or remedy the situation, I think we should first understand what the situation actually entails. So, Dr. Saab, over to you. What are the ramifications of an entire generation being induced with uh, this disease? खान साहब, सवाल आपका बड़ा जायज़ और बड़ा दिलचस्प भी है, क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें मुंसलिक हैं। और मैंने अपने ज़हन में कुछ चीज़ों को थोड़ा-सा जो है वो फाइनलाइज़ किया, क्योंकि ये जो कुछ चीज़ें हैं, इनको हमें हेड ऑन जो है वो मिलना इनसे बहुत ज़रूरी है। दिस वीडियो विल नॉट बी समथिंग जो कि आपको फेयरी टेल्स में लेके जाए, बट दिस विल बी मोर लाइक अ बिटर ट्रुथ। और फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ कि हम डोपामीन के बारे में जानते हैं कि डोपामीन तब बॉडी में और ब्रेन में रिलीज होता है जब रिवॉर्ड मिलता है। मतलब इट क्रिएट्स रिवॉर्डिंग सिचुएशन। मतलब है कि ऐसे कि आपको कि कोई हार्ड वर्क किया आपने और उसको मतलब कई दिनों तक करने में आपको बहुत सारी मेहनत लगी और बहुत सारा आपने उस पे वक्त लगाया और अपनी ज़िंदगी उस पे लगाई, एंड देन इट केम इनटू एग्जिस्टेंस। जस्ट लाइक लोग बिजनेस को बनाते हैं, जस्ट लाइक कोई ऐप डेवलप करते हैं, कोई टूल डेवलप करते हैं, तो उसमें बहुत सारा हार्ड वर्क लगता है। और जब वो चीज़ मिल जाती है तो फिर ब्रेन में एज अ रिवॉर्ड वो फीलिंग जो है ना वो डोपामीन की वजह से आती है कि डोपामीन इज़ वन ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर्स। जस्ट लाइक एक केमिकल है जो आपको अच्छा फील करवाता है। लेकिन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ कि डोपामीन जंकी बन जाता है बंदा, कि या बच्चा या जो भी इस सब से गुजर रहा होता है, एक चीज़ जो कि आपको एक बड़ा रिवॉर्डिंग सा फील कराती है, क्योंकि बड़े एक शॉर्ट ड्यूरेशन की वीडियो होगी, रील होगी, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि डोपामिन रिलीज होता है, एंड वो फीलिंग आपको अच्छी लगती है, वो एंटरटेनिंग लगती है, ठीक है। देन यू आप उसको एकदम से फिर स्वाइप करते हैं, ठीक है, और स्क्रॉल करते हैं, और फिर नेक्स्ट शुरू हो जाती है। तो शॉर्ट कंटेंट जो है ये आपको एक तरह का डोपामिन जंकी बना देता है, मतलब एक तरह का आपको नशेई बना देता है। और आपका ब्रेन उसी तरह जो है ना वो रीवायर होता है और उस हद तक चला जाता है। स्पेसिफिकली फॉर द यंग जनरेशन, जो यंग बच्चे हैं, ठीक है, जो कि जिनका ब्रेन अभी डेवलपिंग स्टेज में है,
उनके लिए एक तो ये नशेइयों वाली जो आदत होती है, एक आदत पड़ जाना, एडिक्शन हो जाना टू बी स्पेसिफिक, ठीक है? एक एडिक्शन की सेंसेशन जो है ना वो डेवलप हो जाती है। सेकेंडली हम बात करते हैं कि अटेंशन, क्योंकि शॉर्ट कंटेंट को जब आप देखते हैं, अब आप खुद देखें कि वीडियोस जो मूवीज़ होती थी ना, उनको हम 1.5 घंटे, 2 घंटे बैठ के हम देखते थे प्रॉपर, ठीक है? फुल अटेंशन के साथ। तो इससे क्या होता था कि सेम गोज़ विद द बुक रीडिंग, ठीक है? आपने 10 मिनट रखे या 20 मिनट रखे या 30 मिनट रखे बुक रीडिंग के लिए, व्हिच इज़ वन ऑफ वेरी गुड हैबिट्स टू प्रैक्टिस डिलेड ग्रैटिफिकेशन। कितने दिन लगते हैं एक बुक को कंप्लीट करने में, ठीक है? और कितना टाइम लगता है, और फिर उस सब से आप जब गुज़र जाते हो और वो जो सेंसेशन होती है, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड डिलेड ग्रेटिफिकेशन, सेम एज इट इज़, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी कि एक बिजनेस को आप डेवलप करते हैं, 2 साल, 3 साल, 4 साल लगते हैं, ठीक है, और फिर वो जाके स्टेबलाइज होता है, फिर उसकी एक वर्थ होती है, एक प्रॉपर रेवेन्यू जनरेट हो रहा होता है, ठीक है। तो लेमैन की टर्म में आप कोई भी फॉर एग्जांपल कोई काम शुरू करते हैं, तो वो होती है, जब वो कंप्लीट हो जाता है तो उसको डिलेड ग्रेटिफिकेशन कहते हैं, जिसको मोस्टली लोग जो है ना बड़ा अच्छा प्रैक्टिस भी करते हैं और उसके बड़े अच्छे इम्पैक्ट्स होते हैं। लेकिन अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट कि अटेंशन जो डेफिसिट है, अटेंशन डेफिसिट वो बड़ा एक बुरा पॉइंट है, क्योंकि आप किसी एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते। अगेन ये चीज़ आपके जॉब पे भी इम्पैक्ट देती है, आप जो भी काम कर रहे होते हैं, इवन जब आप इस चीज़ पे आदी हुए होते हैं ना, तो आप किसी भी टास्क को प्रॉपरली नहीं कर पाते, क्योंकि एट अ टाइम आपके जहन में कोई 20-25 थॉट्स तो एवं ही चल रही होती है ना। तो वो चीज़ अटेंशन डेफिसिट क्रिएट करता है। आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में प्रॉपरली अटेंटिव हो नहीं सकते, ठीक है? ये आ गई एक दूसरी बात, ठीक है? थर्ड वन इज़ रिड्यूस्ड आईक्यू। इट्स नॉट लाइक के आईक्यू जो है वो मतलब गिर जाता है, लेकिन ऑब्वियसली अगेन जिस तरह हमने लास्ट वीडियो में बात की कि आईक्यू गिरने की वजह यही हो सकती है, क्योंकि आप जब एक ब्रेन भी एक समझ लें एक मसल की तरह है, जैसे आप जिम जाते हैं, जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं, आप रनिंग करते हैं, ठीक है, तो आपकी बॉडी उसी तरह ट्रेन होती है। आप इसको भी एक मसल ही समझें, क्योंकि जब तक आप इसे इस्तेमाल करते रहते हैं तब तक ये शार्प रहता है, ठीक है। हाँ, जब आप टाइम ज़ाया करने में लग जाते हैं, स्वाइप स्क्रॉल में लग जाते हैं, ठीक है, तो फिर उसके बाद जो होता है ना, ये वाले प्रॉब्लम्स हमारे सामने आते हैं कि हम प्रॉपर जो एक मतलब छोटे-छोटे टास्क, जैसे कल हमने एक एग्ज़ाम्पल ली थी कि हम जो है यूट्यूब की कोई भी वीडियो या किसी भी चीज़ पे कुछ भी लिखने के लिए, कोई भी छोटा-सा काम भी करने के लिए हम अब एआई का सहारा ढूँढ रहे होते हैं, ठीक है। तो ये एक एग्ज़ाम्पल जो कि कल की वीडियो से थी। तो इस तरह से आपका आईक्यू जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप उस लेवल पे अपने ब्रेन को यूज़ नहीं कर रहे, बिकॉज़ यू हैव टूल्स फॉर इट। अगेन जैसे लोग काम करते थे, पहली सारी चीज़ें हाथों से बनती थी, फिर टूल्स आए, फिर उसके बाद मैकेनिकल टूल्स आ गए, फिर उसके बाद एआई आ गया, ठीक है? तो वैसे-वैसे बजाय कि हम मुश्किल टास्क चलें उससे करवा लें कि हमारा टाइम बचे, हम ईज़ी टास्क उससे करवा रहे हैं, और उल्टा एआई जो है वो हमारी ट्रेनिंग कर रहा है एक तरह से। वो हमारे ब्रेन को रीवायर कर रहा है उस लिहाज से कि हम उन सारे टास्क से पीछे हट जाएँ जो कि बड़े इम्पोर्टेंट और नेसेसरी हैं लाइफ़ में डेली बेसिस करने के लिए, ठीक है? फिर उसके बाद न्यूरोप्लास्टिसिटी की मेरे ज़हन में एक बात आती है कि जैसे ब्रेन रीवायर होता है हर एक उस पे, ये समझें कि रीवायरिंग इस तरह से होती है ब्रेन में कि जैसे आप एक वॉल जो है ना वो बनाते जा रहे हैं, और इवेंचुअली जो बिगर पिक्चर है ना वो उससे छुपती जा रही है, ठीक है। आप अपने इर्द गिर्द एक वॉल बनाते जा रहे हैं, और एक टाइम आता है कि जब आप वो बिगर पिक्चर को जो है ना, वो उस वॉल इतनी बड़ी वो हो जाती है कि उस बिगर पिक्चर को आप देख नहीं पाते। फिर आती हैं डिप्रेशन, फिर आती है एंग्ज़ायटी, और फिर वो सारे बिहेवियरल सिम्पटम्स जो हैं, जो कि नेगेटिव सिम्पटम्स हैं, वो शुरू होते हैं। और आज देख लें कि कितनी ज़्यादा आवाम है जो कि डिप्रेशन में है, और इनफैक्ट मैं भी एक टाइम में गया था, और उस वक़्त मैं भी मेडिकल स्टूडेंट ही था। तो ख़ैर अपनी भी थोड़ी-सी स्टोरी बयान करते हैं इस सब में। हुआ ये था कि आई वेंट फॉर माय प्रोफेसर जस्ट कॉल्ड मी आउट,
उन्होंने मुझे कहा कि यू आर नॉट लुकिंग फाइन, और बियर्ड ज़रा फ्रिज़ी सी हुई हुई थी, और मेरे थोड़े से उस वक़्त लिटरली वो फर्स्ट टाइम था जब मैंने डिप्रेशन को पहली दफ़ा फ़ेस किया। तो उन्होंने मुझे मेडिसिन्स जो हैं वो प्रिस्क्राइब कर दी, और सारा ख़ैर पहले उन्होंने, ही वाज़ अ साइकोलॉजिस्ट एंड अ डॉक्टर ऑफ फार्मेसी एट द सेम टाइम, तो उनके पास 2-2 डिग्रीज़ थी, तो ही वाज़ एक्सपर्ट इन हिज़ ओन फ़ील्ड। एक पीएचडी फार्माकोलॉजिस्ट भी था, ठीक है? तो उनकी जो डायग्नोसिस थी उसकी बेसिस पे मैं गया, और मैंने मेडिसिन्स ली, एंड देन आई केम बैक होम। और उस वक़्त मेरी मदर ने मुझे यही कहा था कि यू आर स्ट्रॉन्गर देन दिस, आप इससे खुद लड़ सकते हो। और वही वो उस वक़्त मुझे बुरा भी बड़ा लगा कि मतलब आई एम गोइंग थ्रू समथिंग, और उस चीज़ का एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा, लेकिन असल में शायद वो एक ऐसा पॉइंट था जहाँ मैं एक दफ़ा अगर मेडिसिन्स पे लग जाता तो सारी शायद उम्र मुझे मेडिसिन्स के सहारे की ज़रूरत पड़नी थी। आई वुडन्ट बी एबल टू फाइट इट एनीमोर। और आई एम थैंकफुल टू हर कि उन्होंने मौके पे मुझे रोका। बुरी तो लगती हैं चीज़ें, लेकिन हुआ ये कि आई लर्न्ड हाउ टू फाइट दिस ऑफ। और फिर उसके बाद होते हैं लाइफ में, हालात सदा एक से नहीं रहते, और जब भी कुछ तरह की सिचुएशन आई तो मैं मतलब हार्डली एक दिन, अब तो ऐसे ही होता है, फ्यू आवर्स ही लगते हैं सारी चीज़ को सॉर्ट आउट करने में। तो मेरा अब जो ब्रेन है उस तरह प्राइम हो चुका है, बिकॉज मैंने सहारा नहीं लिया। मैं भी इसको ना एक टर्मिनोलॉजी बड़ी अच्छी यूज़ करते हैं, प्रोफेशनल एस्केपिज्म के तौर पे भी यूज़ किया जाए, मतलब लोग इसको ना एज अ एस्केपिज्म का टूल बना के यूज़ कर रहे हैं सोशल मीडिया को। जब भी कोई चीज़, कोई प्रॉब्लम सामने आती है, लोग फ़ोन खोल के बैठ जाते हैं, एंड दिस इज़ वेरी रियल, ठीक है? और जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आई एम श्योर कि वो इस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं कि जब भी जैसी कोई प्रॉब्लम आती है, इवन दो हम सुबह में उठते साथ ही पहला काम यही करते हैं कि पहले नोटिफिकेशन चेक करते हैं। ये जो नोटिफिकेशंस है ना, दीज आर द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द मंथ, ठीक है? क्योंकि ये हमें टॉप प्रायोरिटी पे हमारे साथ बज रही होती हैं, और जो भी हम काम करते हैं उसमें प्रॉब्लम आती है, हिंड्रेंस क्रिएट करती हैं। यार, कमिंग बैक टू द पॉइंट, इमोशनल एंड बिहेवियर इंस्टेबिलिटी, अब ये चीज़ जो है वो बड़ी खैर जो बातें मैंने अभी पहले की ये सारी उसमें कवर हो चुकी हैं, क्योंकि आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो भी बड़ी कंप्रोमाइज़ होती है। आपकी डिसीजन डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ जो हैं वो बहुत बुरी तरह कंप्रोमाइज़ होती हैं, बिकॉज़ यू आर अनएबल टू फोकस। जब आप फोकस नहीं कर पाते तो चीज़ें बड़ी क्रिटिकली बैड होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आप एक तरह से भाग भी रहे होते हैं, आप उनको हेड ऑन फेस नहीं कर सकते। इवन दो इफ यू आर गोइंग थ्रू डिप्रेशन और एंग्जाइटी, तो वो सारे आंसर्स आपके अंदर ही, अपने दिमाग के अंदर ही छुपे होते हैं, व्हाई यू आर फेसिंग दिस, ठीक है? आप सिर्फ अपना व्हाई और अपना हाउ, इन 2 चीज़ों पे सिर्फ फोकस कर लें, आपकी आधी डिप्रेशन, आपकी आधी एंग्जाइटी के ख़त्म हो जाती है। यू वन द वॉर 50%, 60% और इवन 80%, ठीक है? लेकिन अगेन ये सारी फीलिंग्स हैं, और ये हर एक इंसान के ऊपर आती हैं। फिर उसके बाद आ जाती है कि हम अपना जो ओरिजिनल वे होता है ना थिंक करने का, सोचने का, ये खान साहब आप कितनी दफ़ा मुश्किलों से गुज़रे, ठीक है? आपकी एज भी अभी मतलब यू आर ऑलमोस्ट 29 और 30, ठीक है? तो और मैं भी अगेन, हम लोग भी ऑलमोस्ट सेम, साल एक का ही हार्डली हमें फ़र्क होगा, ठीक है? तो हम कितनी सारी चीज़ों से गुज़रे, ठीक है? हुँ, और हमारा जो एक थॉट प्रोसेस है, वो फिर भी इंटैक्ट है, ठीक है? क्योंकि हमें ये पता है कि अच्छा ये काम किया था, हमने इससे ये सबक लिया, और फिर उसके बाद हमने ये वाली स्ट्रैटेजी चूज़ करनी है, ठीक है? लेकिन जो कमिंग जनरेशन है, दे विल बी वेरी मच कन्फ्यूज़्ड, क्योंकि वो अपने आप को एक्सपोज़ ही नहीं होने दे रहे इन सारी चीज़ों को। वो हेड ऑन फेस नहीं करते, और उनका एक जो थॉट प्रोसेस है ना, वो बड़ी बुरी तरह कंप्रोमाइज़ हुआ हुआ है, बिकॉज़ जो भी वो देखते हैं, उसी के साथ-साथ वो चलना शुरू करते हैं। मतलब अगर आपने मोटिवेशनल कोट देख ली है, या आपने किसी बंदे की मोटिवेशनल बात सुन ली है, तो ऑब्वियसली आपके अंदर थोड़ी-सी हिम्मत आ जाती है, ठीक है? लेकिन वही अगर आपने एक डिप्रेसिव बात सुन ली है, या कोई ऐसी न्यूज़ सुन ली है जो कि
खतरनाक है, वॉयलेंट है, ठीक है, या वल्गर है, तो आपके अंदर भी वो चीज़ एक तरह से ये समझें कि माइक्रो सीडिंग हो रही है आपके अंदर, ठीक है? आपके अंदर सारी चीज़ें बोई जा रही हैं। अब आप कौन सा कंटेंट कंज़्यूम कर रहे हैं? इज़ इट प्रोडक्टिव? इज़ इट नॉन प्रोडक्टिव? इज़ इट फॉर एस्केपिज़्म? इज़ इट फॉर क्रिएटिंग एंग्ज़ायटी इन यू? ठीक है? इज़ इट फॉर इम्प्रूविंग योरसेल्फ एज़ अ कंज़्यूमर? ठीक है? आपको एक कंज़्यूमर के तौर पे प्राइम किया जा रहा है, ठीक है? ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि आप कंज़्यूम क्या कर रहे हैं और फिर आप अकॉर्डिंगली चलते हैं, ठीक है? हमने वो वक़्त फिर भी गुज़ार लिया कि जिसमें टेक्नोलॉजी ज़रा लिमिटेड थी और घरों में ये था कि एक बॉक्स बना होता था और उसमें फ़ोन्स रख दिए जाते थे बिकॉज़ दैट वाज़ कंसिडर्ड समथिंग इम्पोर्टेंट एंड वो वाला टाइम जो था वो टोटली फैमिली का था, ठीक है? अब आप घरों में जाएँ तो इट इज़ नोवेयर, ठीक है? अब इस तरह का कोई निज़ाम नहीं है, मतलब यू जस्ट गो इनसाइड योर रूम और उसके बाद बस आप वहीं पे पड़े रहो, फ़ोन स्क्रॉल करते रहो, जो मर्ज़ी करते रहो, नो वन विल बॉदर, क्योंकि हर कोई अपने-अपने फ़ोन पे लगा हुआ है, कोई इस चीज़ को वो देखता ही नहीं है। और फिर उसके बाद आ जाती है कि सोशल स्किल, ठीक है? आपकी जो सोशल स्किल्स हैं, अब जैसे हम बात कर रहे थे हम कल ही कि सोशल स्किल्स कितनी इम्पोर्टेंट हैं, और अगर हम होम स्कूलिंग के उस पे आते हैं जो कि आजकल बड़ा एक ट्रेंडी चीज़ चल रही है। मी एज अ फादर ऑफ टू, मैं भी इस चीज़ को देख रहा था, सोच रहा था, बट देन आई रियलाइज समथिंग इम्पोर्टेंट कि बच्चों ने सदा घर पे नहीं रहना, और लड़के हों लड़कियां हों, जेंडर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने बड़े भी होना है, उन्होंने दुनिया में भी निकलना है, ठीक है? तो व्हाई नॉट प्राइम देम फ्रॉम द स्टार्ट, व्हाई नॉट ट्रेन देम फ्रॉम द स्टार्ट? वो बाहर निकलेंगे घर से तो उनको पता चलेगा क्या अच्छा है क्या बुरा है, ठीक है? और बाकी काउंसलिंग के लिए वी आर देयर, हम बताने के लिए हैं कि बेटा ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, ये रास्ता यहाँ को जाता है, ये रास्ता वहाँ को जाता है, ठीक है? और उनका उस तरह मॉरल कंपास भी साथ-साथ डेवलप करते हैं, क्योंकि उनके ज़हन में क्यूरियोसिटी होती है, वो पूछते हैं, वो कम्युनिकेट करते हैं, और वो फिर एक अटैचमेंट भी बिल्ड होती है। आजकल आप देखें कि पेरेंट्स को छोड़ दिया जाता है, ठीक है? और वजह सिर्फ़ ये होती है कि अगर बच्चा बाप के पास आया और बाप फ़ोन के ऊपर लगा या माँ फ़ोन के ऊपर लगी है, तो बच्चे को एक तरह से सेंस ऑफ, मतलब उसे यही फ़ील होता है कि मतलब मुझे इग्नोर किया जा रहा है, और अबैंडन्ड फिर फ़ील वो इस करता चीज़ है को बच्चा। ऐसे बना लेता है। बेसिकली बिल्कुल एग्ज़ैक्ट आपने वर्ड बिल्कुल ठीक यूज़ किया कि अबैंडनमेंट की फीलिंग जो है ना वो उस पे टेक ओवर कर जाती है और इवेंचुअली वो उसी के साथ जीना सीख लेता है। बच्चे को ये चीज़ फ़ील नहीं होगी, मतलब इनफैक्ट इवन कमिंग जब मैं जैसे ही आया तो मैंने अभी जो पहले के 5-10 मिनट्स थे ना वो मैंने अपने बेटे के लिए रखे हुए थे, ठीक है? कि मैंने आज उससे लाज़मी बात करनी है, क्योंकि कल उससे मेरी बात नहीं हो सकी, परसों उसकी तबीयत ख़राब थी। तो 2 दिन गुज़र गए, इवन आई फेल्ट इट, और उसको भी मेरे से ज़्यादा शायद महसूस हुआ होगा कि बाबा ने मेरे से बात नहीं की। ऑन एंड ऑफ दिन में चलती रहती है वॉइस मैसेज वगैरह। आई जस्ट वांट टू बी देयर फॉर हिम, तो उसको पता हो कि हाँ भाई, बेशक बाबा दूर हैं, लेकिन बाबा हैं, ठीक है? बाबा की अटेंशन मेरे पे है, और फिर वो भी अगेन उसी तरह ही फ़ील करता है, एक्सप्रेस करता है कि बाबा मैं आपको मिस करता हूँ, आप वापस आ जाओ, या इस तरह की बात, कोई भी चीज़ लेनी है, तो वो मुझे कहेगा बाबा मुझे ये चीज़ लेने का दिल कर रहा है। अब बच्चों को जब आप फिर एक्सपोज़र देते हैं, ठीक है? बच्चों का ब्रेन ऐसा होता है कि वो एक फ़ील्ड है, मतलब ऐसे कि एक खेत है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रख़ेज़ है, ठीक है? और आप उसमें जो बोते हैं, वो अच्छी तरह फलता है। आप उनको लैंग्वेजेस सिखाते हैं, आप उनके साथ बात करते हैं, उनको अच्छा-बुरा सिखाते हैं, जो भी है। तो सोशलिज़्म यहाँ से शुरू होता है कि आप बच्चों को रोकते नहीं हैं। आप बच्चों को, ठीक है, प्रोटेक्ट हम सब ने करना है, लेकिन ये सारी चीज़ें, प्रोटेक्शन अभी सोशल मीडिया से भी बड़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? प्रोटेक्शन अभी हर लिहाज़ से इम्पोर्टेंट है। कमिंग बैक टू द पॉइंट खान साहब, ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमें आने वाले वक़्त में और इवन अभी भी लोग शायद इस चीज़ पे इतना गौर नहीं करते, लेकिन ये सारी रेमिफिकेशंस
स्टिल एग्ज़िस्ट करती हैं और जो यंगर जनरेशन है उसको इन सारी चीज़ों से बचाना और अवेयरनेस फ़राहम करना बहुत ही नेसेसरी है। नहीं, बिल्कुल वो आपके इस एक्सप्लेनेशन में ना एक चीज़ जो इट रियली रैंग ट्रू, वो ये थी कि इनेविटेबल है लाइफ में स्टॉर्म्स आना। ज़िंदगी स्ट्रक्चर्ड ऐसे है कि अनलेस यू आर वन ऑफ द लकीएस्ट पीपल दैट एवर लिव्ड, स्टॉर्म्स आएँगे लाइफ में। और अगेन मैं कभी भी इस आर्गुमेंट में नहीं पड़ता कि इसकी तकलीफ बड़ी थी या इसकी तकलीफ छोटी थी। कहते हैं ना, द वर्स्ट थिंग यू फेस्ड इज द वर्स्ट थिंग यू फेस्ड। कुछ लोगों के लिए ये है कि एक मिसाइल आता है और उनकी पूरी फैमिली के चीथड़े उड़ जाते हैं। कुछ लोगों के लिए ये है कि उनकी टांग टूट जाती है। कुछ लोगों के लिए सबसे बिल्कुल। मुश्किल चीज़ ज़िंदगी में ये होती है कि पापा सारी ज़िंदगी अमेरिका में रहे। यू नो, हुँ, देयर आर लेवल्स टू दिस, लेकिन आप कभी भी किसी की सफरिंग को मिनिमाइज नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए वो चीज़ बहुत बड़ी थी। तो बिल्कुल। likewise, the as it usually happens in dysfunctional families in Pakistan, या lower middle class families in Pakistan, you run into problems in life. वो problems आपको तोड़ते हैं, and then suddenly you realize कि यार बचपन में अगर गली में किसी से लड़ाई होती थी तो अम्मी बात करने के लिए चली जाती थी, ठीक है। लेकिन जब आप जिंदगी में बाहर निकलते हो आपको पता चलता है आई हैव डन एन ऊप्सी, या मेरे पे एक मुश्किल चीज आ गई है, एंड देयर इज नो पैराशूट। तो देयर इज़ नो you पैराशूट। figure it out. Not only do you figure it out in your life, you figure it out psychologically. मैं बड़ा मतलब मैं रेजोनेट करता हूँ उस बात से कि ऑब्वियसली एंजाइटी का एक बहुत फेज मैंने काटा। तो मैंने, लेकिन नहीं, मैं मेडिसिन की तरफ नहीं गया। आई 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 वाज लाइक कि मतलब ये एक ऐसा रैबिट होल है ना। हाँ, अगेन साइकेडेलिक्स आर अ डिफरेंट थिंग, और उस पर हम मुस्तकबिल में बात करेंगे भी, बट व्हेन इट कम्स टू the current state of benzodiazepines in pharmacology, I completely reject and detest that. तो हम उन मसाइल में से इसलिए निकले कि हमने वो दिमाग जलने वाली रातें गुजारी, सोचा, डिस्पाइट ऑफ दैट वेट, डिस्पाइट ऑफ दैट इनविजिबल वेट दैट एवरी मैन कैरीज, हम उसके बावजूद अगले दिन उठे, सुबह गए, निकले, वी फिगर्ड इट आउट एंड यू नो वी डिड द थिंग। लेकिन अगर ये हैंडीकैप होता कि बस अगर बचपन से हम इस तरह प्राइम हुए हुए होते ना कि जब भी कोई मसला आएगा तो स्क्रीन मुंह के आगे कर लेंगे, व्हाट डज दैट लुक लाइक 20 years डाउन द लाइन, राइट? मतलब एक 15 साल का, 16 साल का बच्चा जो पहला प्रॉब्लम वो फेस करेगा और वो मोबाइल उठा लेगा, या आजकल जिस तरह हो रहा है, हुँ, जैसे ही कोई स्ट्रेस आया तो पोर्न देख लिया, पोर्नोग्राफी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। तो what will happen when these kids will run into real problems, because they are bound to run into real problems, that it's always the case in life. एग्ज़ैक्टली। The flood is coming, ठीक है। अ, फ्लड इज़ कमिंग। हाँ, तो वही वाली बात है ना, वो आर्क ऑफ नोआ वाली स्टोरी, इट्स अ वेरी प्रोफाउंड स्टोरी, बिकॉज not only do you need to build your ark, you also need to know how to captain it. तो एग्ज़ैक्टली। लाइफ isn't that easy। तो what happens then, और स्पेशली जो टाइम मतलब यू थिंक अबाउट दीज थिंग्स कि मैं आजकल पता है क्या कर रहा हूँ। मैं आजकल आई हुँ, एम हुँ, ट्राइंग टू पुट माई सेल्फ इन टू द शूज ऑफ पीपल हु वर अबाउट टू embark on World War I। मतलब अर्ली 19th century, हुँ, 1901, 1902, 1905, up until 1910, what were those guys thinking? क्या क्या मतलब when they saw things moving in a particular direction, क्या उनके अंदर भी वही वाला एक 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 मतलब एक inability to accept what was inevitable, ठीक है। मतलब how हुँ, do people digest these things? अब you're a doctor, you're a clinician, आपको नजर आ रहा है कि the world is moving in a certain direction, so how does the world look like 10 years down the line? आई बिलीव कि हमारी जनरेशन, स्पेशली एज पाकिस्तानीज, वी आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग जनरेशन, हम चीजें गुजार लेंगे, लेकिन आगे जाके जो बच्चे अभी बड़े हो रहे हैं, हाउ द हेल आर दे गोइंग टू फेस लाइफ? वो कहते हैं वी ह्यूमंस अडेप्ट, ऑफ कोर्स वी अडेप्ट, बट
इतना बड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो लोगों पे पड़ रहा है, मतलब टेक्नोलॉजी इज सच अ ब्लैक बॉक्स कि मतलब nobody actually knows what is going to happen down the line. Populations already collapse कर रही हैं globally, testosterone levels already collapse कर रहे हैं globally, IQ points already collapse कर रहे हैं globally. The family nucleus is collapsing. और अब वो दौर भी नहीं रहा कि हम बोले यार वेस्ट में collapse कर रहा है, अब ग्लोबल साउथ भी अफेक्ट हो रहे हैं इन चीज़ों से। तो हुँ, हुँ। मैं बातें कर रहा हूँ, आई एम अबाउट टू बी 30 years old, आई एम नॉट मैरिड, आई डोंट हैव किड्स, दिस इज नॉट द वे थिंग्स वर्क। अ मैन शुड बी मैरिड एट 18 to 20 years old, ठीक है? आज से 5 साल पहले आई वुड हैव रिजेंटेड दैट स्टेटमेंट, बट यू लिव एंड यू लर्न। तो एग्ज़ैक्टली। बट हुँ। वो ये कि इट्स अ वियर्ड वियर्ड टाइम दैट वी आर लिविंग इन। मैं उस दिन ये जो मैं बात कर रहा था ना कल, जिस जिस रैबिट होल में मैं गया था, टिकटॉक पे ना एक मतलब और लड़कियों में ज़्यादा प्री डिस्पोजिशन होती है सोसाइटल फैक्टर्स को इनकॉर्पोरेट करने की अपनी पर्सनैलिटीज़ में, इसीलिए हमने देखा है बचपन में ईमो गर्ल्स ज़्यादा होती थी, या इस तरह की जो हुँ, चीज़ हुँ। जो एंड दिस इज़ नॉट मी बीइंग सेक्सिस्ट, दिस इज़ डेटा, दिस इज़ प्रूवन थ्रू इन साइकाइट्री कि सोसाइटल इम्पैक्ट्स लड़कियां ज़रा ज़्यादा अपने ऊपर हावी कर लेती हैं। तो हाँ, बिल्कुल, टिकटॉक पे ना प्रोन एक होती हैं अलग ज़्यादा। हुँ, एक अलग नीश है जिसमें लड़कियां जो हैं वो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को फेक कर रही हैं। दे आर फेकिंग टरेट्स, दे आर हुँ। फेकिंग डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, इट्स सो फेक, इट्स सो अपेरेंट। लेकिन मतलब और फिर जब उनकी उस चीज को एक्नॉलेज ना किया जाए, उनकी उनकी उस चीज को एंटरटेन ना किया जाए, देन दे फील विक्टिमाइज्ड। मतलब हुँ। the level of delusion, the level of cushioning that these people have, that these kids have, बाहर निकल के क्या करेंगे खान जब इनको जमाने की हवा लगेगी। एक बात है ना। हुँ। So it is वही ना, definitely रियल a प्रॉब्लम जब आएँगी, हाँ, तो मतलब बड़ा बड़ा डिफ़िकल्ट हो गया यार, मतलब it is हाउ definitely विल a दे मैनेज? conundrum। मतलब हुँ। वक्त मुश्किल आ रहा है आगे, मतलब एक 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 मिनी रिसेशन तो हम सारे देखेंगे ऑब्वियसली अभी, ड्यू टू द करंट सर्कमस्टांसेस, 2 months 3 months डाउन द लाइंस इसकी रिवर्बरेशंस वी आर ऑल बाउंड टू फील इट। और a lot of people can't afford to feel it in Pakistan. Uh, the situation is ट्रू। pretty bad. तो उस सब में मतलब इट्स पता नहीं कभी कभार बंदा सोचता है कि हर जनरेशन के ऐसे क्वेश्चंस थे। मतलब आज हम दुनिया को इतना डिस्टोपियन देख रहे हैं, लेकिन डॉस्टोयेव्स्की ने जो अपनी बुक्स लिखी वो मॉडर्न वर्ल्ड में तो नहीं लिखी। मतलब यू रीड क्राइम एंड पनिशमेंट, इट शेक्स यू टू योर कोर, लेकिन वो एक जमाने की शोपेनहावर ने जो अपनी बुक्स लिखी, वो भी उसने मॉडर्न दौर में नहीं लिखी। तो इज इट समथिंग दैट एवरी जनरेशन, एज द रशियंस यूजुअली से, एवरी जनरेशन हैज देयर वॉर, आर वी ब्लोइंग ऑल ऑफ दिस आउट ऑफ प्रोपोर्शन, और इज दिस actually something that is going to be a paradigm shift in our civilization? Who knows? Open-ended question, Dr. Saab, and definitely above my IQ. तो बाकी I do feel like it's a good conversation to be had. It's an important conversation to be had. But I think young parents को, young couples को, I think there needs to be a certain जिस तरह हम कुछ चीजें होती हैं ना, आप कभी भी छोटे बच्चे को सिगरेट की डब्बी भी नहीं उठाने देते, यू फील अ सॉर्ट ऑफ रिजेंटमेंट टूवर्ड्स द एक्ट ऑफ अ किड पिकिंग अप अ पैक ऑफ सिगरेट। बेशक वो उसको निकाल के पी नहीं रहा, बट that the idea of a cigarette being in the hands of a kid is, it's unnerving to us. I think we should apply the same thing to a kid having a mobile phone in their hands, क्योंकि arguably वो फोन उसके हाथ में होना ज्यादा नुकसानदेह है उसके, as opposed to him you know एग्ज़ैक्टली। ripping a doink। तो पता नहीं डॉक्टर साहब, बट देर आर पीपल लाइक यू who feel passionate about these sorts of things, and there are people like me who want to let someone like you speak their mind। तो डॉक्टर साहब, I think it was a good one for today as well। uh, I think
वी रियली लेकिन अब डॉक्टर साहब अब अगले उसमें ना थोड़ा-सा डराइएगा कम, थोड़े हल ज़्यादा बताइएगा कि एक्चुअली में जी, जी, मतलब ज़रूर। पेरेंट्स अब क्या करें, ठीक है? व्हाट बिल्कुल। आर द वो क्या पैरेंटल कंट्रोल्स पेरेंट्स अपनी लाइफ में रखें कि जिससे मतलब उनके बच्चों के लिए ना वाक़ई एक मतलब अगेन एट द एंड ऑफ द डे जिनमें डिसिप्लिन होगा वो करेंगे, जिनमें नहीं होगा नहीं करेंगे। बट दोज़ विद डिसिप्लिन हुँ, what are the tools uh, that someone who is a clinician who can provide to those parents? I think that's a very worthy conversation to be had. With that being said, Dr. Saab, I salute you. I salute your commitment to to the coming generation. I couldn't give a shit, but again, you are a far better person हुँ। than I am. So, Dr. Saab, the, inshallah, I will see you in the next one. श्योर खान सर। Okay, Dr. Saab. See you. See you. ओके खान सर।